वी कैन ऑल्सो ड्रॉ एंड सेंड इमेजेस टू दी क्लाइंट। हम ड्रॉ करके भी क्लाइंट को इमेज सेंड कर सकते हैं। अभी हमने जो रिस्पॉन्स का चैप्टर था हमारा, उसमें लास्ट टॉपिक सेंड जेपीईजी इमेज टू सर्वलेट, और टॉपिक का नाम एग्जैक्टली क्या था, जनरेट जेपीईजी इमेज फ्रॉम सर्वलेट। तो वहाँ पे हमने इमेज को जनरेट किया था ड्रॉ करके, है ना, वो डिज़ाइन शायद आपको याद हो। तो वो एक्चुअली इट वाज नॉट ए स्टैटिक रिसोर्स, वो पहले से बनी हुई नहीं थी इमेज, उसको हमने बनाया, ड्रॉ किया बफर में, और फिर क्लाइंट को वो डिस्प्ले किया। और कंटेंट डिस्पोजिशन के द्वारा हमने जो दूसरा सेशन था हमारा, उसमें उस इमेज को जो हमने ड्रॉ की वो क्लाइंट को डाउनलोड भी करवाई, मतलब उसको ऑप्शन दिया अगर वो डाउनलोड करना चाहता है तो, मतलब कि सेंड किया वो अटैचमेंट के तौर पे, है ना, याद है ना, कंटेंट डिस्पोजिशन, जिसके द्वारा हम क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट इनलाइन डिस्प्ले भी कर सकते हैं ब्राउजर में, और अटैचमेंट के द्वारा क्लाइंट को वो सेंड भी कर सकते हैं जिससे वो डाउनलोड कर पाए। तो वो जो एग्जांपल हमने देखा था कंटेंट डिस्पोजिशन का, जिसमें हमने टीएक्सटी फाइल, जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल, एचटीएमएल फाइल क्लाइंट को सेंड की। आज हम देखने जाने वाले हैं कि स्टैटिक रिसोर्स कैसे क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास मैं अपनी स्क्रीन आपको देता हूँ पहले। आवाज़ बराबर आ रही है? ओके, सी मेरे पास इमेजेस है, ठीक है ना, ये मेरे पास कुछ इमेजेस है। जिनको मैं शो करवाना चाहता हूँ। देखो ये इमेज कहाँ पे है, जी ड्राइव में, चिराग में, सेम टू 2021 JWT 2021 इमेजेस। अब देखो, चाहे ये इमेज हो या किसी और प्रकार का रिसोर्स हो, इमेज, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, ये सब क्या है, हमारी एप्लीकेशन में जो कुछ भी ऐसा है उसे रिसोर्स ही कहते हैं। जैसे हम एंड्रॉयड में रिसोर्स कहते हैं, वो एप्लीकेशन में भी जो उसकी संपत्ति है वो रिसोर्स है। तो हमारी एप्लीकेशन से हम क्लाइंट को इस तरह का कोई इमेज, जेपीजी या जेपीईजी या बीएमपी कुछ भी हो, वो अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कैसे करें, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज के अंदर import java.io.star, import javax.servlet.star, import javax.servlet.http.star। अब हम सर्वलेट बनाएंगे पब्लिक क्लास, रिसोर्स सर्वलेट, ऐसा नाम रखते हैं, ठीक है ना, रिसोर्स सर्वलेट एंड HTTP सर्वलेट। ओके, और उसके अंदर एक मेथड पब्लिक वॉइड डू गेट, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम पास HTTP सर्वर रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स throws IO exception and servlet exception, ठीक है।
वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस फोल्डर के अंदर, कि जो एक सुरक्षित और लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी वाला फोल्डर है। तो अपनी सर्वलेट में से हम अगर अपने ही एप्लीकेशन का कोई रिसोर्स या फिर लोकल ड्राइव का कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसका पाथ चाहिए ना। तो वो पाथ एक्सेस करने के लिए, पाथ प्राप्त करने के लिए हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कंटेक्स्ट के ज़रिए हम वो पाथ प्राप्त कर सकते हैं कि जिसके द्वारा वो रिसोर्स सर्वलेट से एक्सेस किया जाए। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सर्वलेट कंटेक्स्ट की। सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो, सर्वलेट कंटेक्स्ट मतलब माहौल, कि जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रन होती है। अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी सर्वलेट्स हो सकती है, बहुत सारे HTML JSP हो सकते हैं, लेकिन इन सभी पेजेस के बीच में सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। हमने अगर इस सर्वलेट के अंदर से सर्वलेट कंटेक्स्ट एक्सेस किया, तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वही ऑब्जेक्ट अपने को अपनी एप्लीकेशन की किसी और सर्वलेट से रिक्वेस्ट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये जो सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है ना, वो हमारी पूरी एप्लीकेशन में एक ही रहता है। तो यहाँ पे अगर सर्वलेट कंटेक्स्ट हमने एक्सेस किया और उसके अंदर कुछ रखा, तो दूसरी सर्वलेट के अंदर हम सर्वलेट कंटेक्स्ट से निकाल भी सकते हैं। याद रखना, ये आगे जाके हमारे फ्यूचर के टॉपिक्स में ये चीज़ आएगी। शेयरिंग करेंगे ना, जब शेयरिंग, तो सर्वलेट कंटेक्स्ट के अंदर रख के भी शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में केवल हम सर्वलेट कंटेक्स्ट को पाथ रिट्रीव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट का अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट हम रिट्रीव कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट मेथड के द्वारा। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सर्वलेट कंटेक्स्ट के द्वारा मैंने सर्वलेट कंटेक्स्ट को रिट्रीव किया। अब मैं फाइल का जो यस सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट का अभी विजिबल है ना? यस सर। हाँ, सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम रिट्रीव कर सकते हैं गेट कंटेक्स्ट मेथड के द्वारा, जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो फाइल हमें रिट्रीव करनी है, जो फाइल हमें बतौर रिस्पॉन्स क्लाइंट को शो करनी है, उसका पाथ यहाँ पे एक्सेस करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, फाइल नेम इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट, कंटेक्स्ट की मेथड है गेट रियल पाथ। ठीक है, यहाँ पे हम वो जो अपनी इमेज है ना, यस, उसका पूरा पाथ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और सपोज कि ये अपने को इमेज चाहिए cartoon.jpg स्लैश cartoon.jpg। ठीक है, तो ये हमने फाइल का पाथ एक वेरिएबल में स्टोर किया। कौन से वेरिएबल में? फाइल नेम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करने के लिए अपने को फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा फाइल नेम। मतलब कि वो जो फुल्ली क्वालिफाइड एब्सोल्यूट पाथ है ना फाइल का, वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ये वाला। मतलब कौन सा पाथ होगा? ये। ठीक है, और फिर बफर्ड
इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे रीड करने के लिए फाइल में से। PIS इक्वल टू न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सब कुछ आ गया इनपुट के रिगार्डिंग, मतलब रीड करने के लिए रिगार्डिंग। अब हम तैयार है इस फाइल में से बाइट्स को 1 बाय 1 रीड करने के लिए, लेकिन हमें तो रीड करके रिस्पॉन्स में राइट करना है ना। तो राइट करना है तो राइट कहाँ पे करना है? आउटपुट स्ट्रीम में। हमारे पास तो रिस्पॉन्स का रेफरेंस है, बराबर, रिस्पॉन्स का रेफरेंस है। तो हमें स्ट्रीम में राइट करने के लिए हमें उस स्ट्रीम में राइट करना है कि जो क्लाइंट तक डेटा पहुंचाएगी, और वो स्ट्रीम कौन सी हो सकती है? रिस्पॉन्स से जुड़ी स्ट्रीम। तो हमें क्या करना होगा? रिस्पॉन्स से जुड़ी आउटपुट स्ट्रीम रिट्रीव करनी होगी, कि जो कौन से टाइप की होती है? सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम। इसका हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम SOS इक्वल टू न्यू सर्वल, सॉरी ये न्यू से नहीं क्रिएट होगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। रिस्पॉन्स से जुड़ी आउटपुट स्ट्रीम हम रिट्रीव करेंगे, और वो कौन सी टाइप की होती है? सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम। वेरिएबल हमने बनाया SOS। अब ये हमें स्ट्रीम तो मिल गई जहाँ पे हमें राइट करना है। अब इसके लिए मैं बफर्ड, क्योंकि देखो हम बफर में राइट करेंगे पहले, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम BOS इक्वल टू न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे SOS। ठीक है, तो अब देखो इस बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के द्वारा जो रीड करेंगे वो फाइल में से रीड होगा, और इस बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के जरिए जो राइट करेंगे वो ब्राउज़र पे भेजा जाएगा। तो अब हम तैयार है अपने रीड राइट ऑपरेशंस के लिए। एक इंटीजर वेरिएबल बाइट स्टोर करने के लिए अब हम लूप चलाएंगे, इसको इनिशियली 0 लेते हैं, while ch इक्वल टू BIS डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब एक एक बाइट हम रीड करते जाएंगे फाइल में से, कब तक? जब तक -1 नहीं आता। और -1 कब आता है? फाइल का जब एंड आता है तब। एक एक बाइट हम रीड करके फिर राइट करेंगे आउटपुट स्ट्रीम में। हमने रीड किया BIS, मतलब BIS में किसका रेफरेंस है? FIS मतलब कि फाइल का। और राइट कहाँ पे कर रहे हैं? BOS मतलब कि उसमें किसका रेफरेंस है? रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो जो बाइट रीड किया हमने वो हम राइट कर रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम पे। आउटपुट स्ट्रीम मतलब कि रिस्पॉन्स। अंत में सब स्ट्रीम्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। जावासी नाम क्या है फाइल का? रिसोर्स सर्वलेट, रिसोर्स सर्वलेट डॉट जावा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे स्लैश चाहिए, हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे ना तो 2 देने पड़ेंगे, या हमें बैकवर्ड देने पड़ेंगे। स्लैश 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 स्लैश
स्लैश स्लैश स्लैश स्लैश पैकेज का स्पेलिंग गलत है। request of type http servlet request is error, cannot find symbol, get context, request variable request of type cannot find symbol, buffered output stream, new buffered output stream, SOS। अच्छा, स्पेलिंग में गलती, कीबोर्ड थोड़ा पुराना हो गया इसलिए। यहाँ पे जो पहले गलती थी वो गेट कंटेक्स्ट, मेथड का नाम गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट है, और दूसरी गलती यहाँ पे टी नहीं लिखा था। अब तीसरा जो है वो ये ब्रैकेट हमने जो यहाँ पे ख़त्म किया है वो एक्चुअली पहले एक ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब इतना डेटा पहले रिट्रीव होगा ch=bis.read, ये जो पोर्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ch में एक बाइट रीड होके मिलेगा, फिर वो कंपेयर होगा -1 से, मतलब वो अगर -1 नहीं है तो लूप आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, गलती से वो ब्रैकेट यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। ये हमें अगर ये यहाँ पे है ना, हमने 2 स्टेप एक साथ परफॉर्म किए हैं। अगर हमें इस तरह से नहीं करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, while ch is not equal to -1, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम ch को ch इक्वल टू bis.read ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कंडीशन हमने चेक की, ये कंडीशन और ये रीडिंग दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि हमने रीड किया और जो रीड हुआ उसको कंपेयर किया -1 से, ये दोनों एक साथ भी इस तरह से व्हाइल लूप लिख के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वही लूप है जो जावा में हमने फाइल रीडिंग में यूज़ की थी। देखो अपना ये क्लास कंपाइल हो गया, अभी इसको कॉपी करके अपने को रखना पड़ेगा रिसोर्स सर्वलेट डॉट क्लास। इसको कॉपी करके हम सर्वर में वेब-इनफ में क्लासेस के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पैकेज बनाया है ना, तो njs नाम का पैकेज है तो njs नाम का फोल्डर, फिर रिसोर्स सर्वलेट। और अब मुझे web.xml में भी चेंजेस, मतलब कि वो 8 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। कॉपी करके जो पहले की लाइन्स है उनको पेस्ट करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे servlet2, और इसका क्लास का नाम क्या रहेगा अभी njs.resource
सर्वलेट, ठीक है, और फिर सर्वलेट 2 और फिर यहाँ पे इमेज डेमो ऐसा नाम रखते हैं, ठीक है, इमेज डेमो। अब सर्विस को स्टॉप करके फिर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इमेज डेमो क्या हुआ, अच्छा ये फाइल डायरेक्ट, अच्छा ये पूरा इस तरह का पाथ, अच्छा यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट पाथ दिया है ना, कहाँ गया ये वाला, अच्छा यहाँ पे हमने गेट रियल पाथ जो लिखा है उसके बजाय डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ ही लिखना होगा, क्योंकि ये गेट रियल पाथ तो हम कब लिखेंगे जब सर्वर पे अपनी इमेज होगी तब। अभी तो इमेज अपनी लोकल ड्राइव पे है और हम उसका एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली देंगे। इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बनी है को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे सर्विस को। अगेन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये इमेज डिस्प्ले हो गई, ये स्टैटिक इमेज है। अब देखो एक्चुअली मैंने जो पहले लिखा था context डॉट गेट रियल पाथ वही हम यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो अभी जो इमेज हमने शो की है वो तो जी ड्राइव से की है, लेकिन रियल में तो क्या होगा कि जी ड्राइव तो सर्वर पे नहीं होगी। ये जी ड्राइव तो मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप में, वहाँ पे ये जी ड्राइव है, वहाँ पे मैंने इमेज रखी, लेकिन रियल में तो हम ये इमेजेस कहाँ पे रखते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन के फोल्डर में ही रखेंगे। ये तो मैंने केवल आपको लोकल ड्राइव से एक्सेस भी कर सकते हैं ये बताने के लिए मैंने ये इस तरह से लिखा, अदरवाइज हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो अब वो करने जा रहे हैं कि जो हम रियल में करेंगे। अपना जो इमेजेस है ना, इमेजेस का फोल्डर वो एक्चुअली हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे होता है, सर्वर में। तो ये यहाँ से मैं अभी उसको कॉपी करके सर्वर में जो अपना रूट फोल्डर है ना, रूट वेब एप्स के अंदर जो रूट फोल्डर अपनी एप्लीकेशन का, या तो अगर आपने रूट को कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन का एक अलग फोल्डर बनाया है तो उसमें जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, लेकिन वो मेरे डेस्कटॉप पीसी में है, लैपटॉप में मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने वो एग्जाम्पल परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे वो अपना फोल्डर नहीं है अभी NGSMTA वाला, इसलिए मैं रूट में रख रहा हूँ, ठीक है। रूट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ इमेजेस को, ठीक है, जिसमें मेरी इमेजेस है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मुझे एक्सेस करना है सर्वर से, सर्वर पे मैंने जो रिसोर्सेज रखे जैसे कि इस एग्जांपल में इमेजेस, उसे मुझे एक्सेस करना है तो उसका पाथ हम कैसे रिट्रीव करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे। उसे रिट्रीव करने, हाँ, context डॉट गेट रियल पाथ, ठीक है, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट पाथ हम वहां पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये इमेजेस जो रियल में होगी वो कहां पे होगी, सर्वर पे, और सर्वर पे जो उसका एब्सोल्यूट पाथ होगा वो हमें नहीं पता होगा, इसलिए कंटेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ मतलब हमारी सर्वलेट का जो पाथ है, पेरेंट पाथ, वहीं पे ये इमेजेस हमने रखी है। तो सर्वलेट का जो पाथ है वो हमें कैसे मिलेगा, कंटेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ, क्योंकि कंटेक्स्ट मतलब वो माहौल कि जहां पे अपनी सर्वलेट रन होती है, इसीलिए हमने इस एग्जांपल में कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट,
क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता कि सर्वर में जब हम होस्टिंग करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, तो वो जिस जगह पे होगी उसका एब्सोल्यूट पाथ तो हम बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है ना। और वो बदल भी सकता है, क्योंकि जो डोमेन मतलब कि वो होस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो चाहे तो हमारी एप्लीकेशन को कॉपी करके किसी और जगह पे, उसी सर्वर में किसी और जगह पे भी रख सकता है। मतलब वो तो उस पे आधारित है जहां पे हमने ये होस्टिंग करवाया है रेंट पे। तो जो भी हो पाथ, चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी एप्लीकेशन का जो पूरा फोल्डर है रूट, वो एक ही जगह पे होगा, उसके अंदर सब कुछ साथ ही में होगा। ऐसा नहीं होगा कि इमेजेस को कॉपी करके किसी और जगह पे रखेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सर्वलेट को किसी और जगह पे, नहीं। अपना पूरा फोल्डर रूट, या तो जो हमने नाम दिया है उसको ही उठा के किसी एक जगह पे रखा जाएगा। मतलब जो कुछ भी होगा सब कुछ साथ में ही होगा। तो जहां पे सर्वलेट है हमारी वेब आईएनएफ में, उसके बाजू में ही इमेजेस का फोल्डर होगा हमेशा। देखो ये हमारी जो वेब आईएनएफ है उसके बाजू में, मतलब उसी जगह पे अपना इमेजेस का फोल्डर भी होगा। तो उसे हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? context डॉट गेट रियल पाथ, फिर उसमें हम क्या लिखेंगे आगे? इमेजेस, मैंने बैक स्लैश किया है इसलिए एक बार कर रहा हूं, इमेजेस स्लैश डॉग डॉट जी आई एफ। तो डॉग वाला इमेज है ना, वो जी आई एफ है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कह दिया कि मेरी सर्वलेट जहां पे है ना, उसके पेरेंट पाथ में इमेजेस नाम का, उसके अंदर डॉग डॉट जी आई एफ नाम का जी आई एफ टाइप का रिसोर्स है, वो हम क्लाइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। अगेन कंपाइल करता हूं। कंपाइल होने के बाद इस क्लास फाइल को जो कंपाइल होकर बनी है, रिसोर्स सर्वलेट डॉट क्लास, कॉपी करके सर्वर पे पेस्ट करेंगे, क्लासेस में, एनजेएस में ओवरराइट, और सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। अगेन रन करेंगे। देखो ये इमेज, ये सही तरीका है कि इमेज हमने स्टोर कहाँ पे करी? अपने सर्वर में, ठीक है। सर्वर में जहाँ पे स्टोर की, वहाँ वहीं से हमने उसको एक्सेस किया। तो ये तरीका रहता है अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि लोकल ड्राइव से तो वो तो लोकल ड्राइव हमारे वहाँ जी थी, एब्सोल्यूट पाथ लिखा हमने, सर्वर पे होगा तो कैसे उसका पाथ रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमने देखा अभी, वो हमने एक्चुअली ये कौन सा है? पीएनजी। देखो मैं स्लेश की बात कर रहा था आपको। देखो ये बैक स्लेश करते हैं तो सिंगल करना पड़ता है, फॉरवर्ड करेंगे तो दो करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का इंटरनली ऑलरेडी जहाँ में एक मीनिंग है, वो पाथ सेपरेटर के हिसाब से यूज होता है। तो हमें उसको अपनी तरह से यूज करना है तो आगे एक एस्केप सीक्वेंस रखना पड़ेगा स्लेश। जैसे डबल कोट्स अगर हम करते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो वहां पे भी आगे हमें ये बैक स्लेश करना पड़ता है, तभी जाके वो डबल कोट्स का मीनिंग वहां पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सी ये डोनाल्ड डॉट जी आई एफ, मैं इसको कंपाइल करता हूं क्लास फाइल को, और फिर कॉपी करके दोबारा क्लास फाइल को कॉपी करके वापस कहाँ पे रखेंगे? सर्वर में। ठीक है। और अब सर्विस को
स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ। क्या हुआ? डोंट, अच्छा PIF है ना, PNG फाइल है और मैंने रख दिया वहाँ पे GIF। PNG फाइल है। आ गया? ओके, तो इस तरह से हम इमेज शो करवा सकते हैं, और टाइप की फाइल्स भी हम शो करवा सकते हैं। अब तक का डिस्कशन जो हुआ इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। Do anybody want to ask anything? No, sir.